दोस्तों, आज के क्लास में एडुटेरिया बुक में दिया गया न्यूज़ एट द रेट 365 का आज पार्ट थर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 6G एलायंस दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणक के रूप में कार्य करने के लिए 6G तकनीक को तैनात करना। यह एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। TTDF योजना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF द्वारा शुरू की गई थी। DCIS डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन के तहत स्टार्टअप और MSMEs को स्वाल फंड आवंटित किए गए थे। 6G के बारे में फ्रीक्वेंसी उप 6 गीगाहर्ट्ज से 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज तक, स्पीड 1000 Gbps तक, विलंबता 1 मिलीसेकेंड। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2022 में संशोधित किया गया है। यह अधिनियम अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय CITES के प्रावधानों को लागू करने के लिए नया अध्याय भी जोड़ा गया है। सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तथा विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। कैविस्ट जीवों या वन उत्पादों को सौंपने के लिए नई धारा 42A जोड़ा गया है। अनुसूची 1 कठोर सुरक्षा, अनुसूची 2 उच्च सुरक्षा, अनुसूची 3-4 लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए नहीं। अनुसूची 5 वे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 पौधों की खेती वर्जित। वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया है। CO2 उत्सर्जन में 0.9% या 36.8 गीगाटन से अधिक की नई ऊंचाई पहुंच गया। यह रिपोर्ट 2022 में
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाएगा। प्रस्ताव। एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रस्तावित। सत्यापन। KYC के लिए अपने ग्राहक मानदंडों को जानना अनिवार्य है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन गेम्स को स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकरण कराना होगा। नोट: ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश स्तर पर भुगतान की जाने वाली राशि पर 28% GST है। राष्ट्रीय दल का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। नोट: राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दर्शाएं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि उसे लोकसभा चुनावों में 2% सीटें प्राप्त होते हों तथा यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों, यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। यह विधेयक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाण बोर्ड का गठन करता है। टेलीविज़न या अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र, अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन दंडनीय होगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए संसद ने सिनेमैटोग्राफ बिल 2023 पारित किया। प्रत्येक 10 वर्ष में फिल्म का नवीकरण करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। फिल्मों को उम्र के आधार पर प्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है। भारत में मिलेट्स, मोटा अनाज,
राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद नोडल एजेंसी है। भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया। उत्पादक में अग्रणी राज्य राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कुछ पहल। महर्षि बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल। बाजरा पर अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित है। बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिपादित 7 सूत्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बाजरा पर उप मिशन। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। यह दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है। यूनिसेफ की ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट में जल असुरक्षा से संबंधित 3 खतरों पर चर्चा की गई। अपर्याप्त जल, स्वच्छता और असुरक्षित वास। विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की पहुंच या बिल्कुल भी पहुंच न होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। असुरक्षित वास के कारण प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया गया। प्रवृष्टि 17 राज्य सूची और प्रवृष्टि 56 संघ सूची जल संसाधनों पर विधायी प्राधिकरण को परिभाषित करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक में एकल स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव। अनुच्छेद 262 ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023। सर्वोच्च न्यायालय
ने अपने फैसले में अनुच्छेद 239 ए का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगी। राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 के माध्यम से उपरोक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। नोट पॉइंट: अनुच्छेद 239 ए को 69 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। फेम 2 फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का एक हिस्सा है। उद्देश्य सब्सिडी प्रदान या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। फेम इंडिया योजना 2 चरण में संचालित होती है। फेम चरण 1: इसका पहला चरण वर्ष 2015 से 2019 तक कार्यशील रहा। फेम चरण 2: दूसरा चरण 2019 से मार्च 2022 तक जारी रहा। इसे मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्बन उत्सर्जन में कमी कर वायु प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इनमें 10 लाख टू व्हीलर्स, 5 लाख 3 व्हीलर्स, 55,000 4 व्हीलर्स, 7,000 ई बसों को समर्थन देने की योजना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत से 7 वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दे दी है। इसकी नोडल एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। मिशन का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, सटीक समय के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करना, दवा डिजाइन, अंतरिक्ष सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त एवं ऊर्जा आदि हैं। पंचायत विकास सूचकांक, इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है।
एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित विषय गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव शामिल हैं। स्कोर के आधार पर पंचायती को 4 श्रेणियों में बांटता है। ए श्रेणियों में 75% से 90%, बी श्रेणियों में 60% से 75%, सी श्रेणियों में 40% से 60% और डी श्रेणियों में 40% से कम। लिथियम आयन बैटरी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई। विविध अनुप्रयोगों में इसकी उपयोगिता के कारण इसे सफेद सोना कहा जाता है, जैसे लिथियम आयन बैटरी, पवन टरबाइन, सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों में, सेल फोन, कंप्यूटर इत्यादि। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के सह निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 वेनिस्टर गुड इनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सामान्य कैथोड सामग्रियों में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड LiCO2, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड LiMn2O2 और लिथियम आयरन फॉस्फेट LiFePO4 शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कानून मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय 8 सदस्य समिति का गठन किया गया। अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, वकील हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने इसे शामिल करने का विरोध किया। कार्यान्वयन ONOE के लिए आवश्यक परिवर्तन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 172 राष्ट्र विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम के कोई प्रावधान विधि आयोग की 170 और 255 रिपोर्ट ONOE के पक्ष में थी।
राष्ट्रीय विदेश नीति 2023। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 लॉन्च की। उद्देश्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $2 ट्रिलियन का लक्ष्य। 4 स्तंभ पर आधारित छूट के लिए प्रोत्साहन सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी, उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। विशेष एक मुश्त का माफी योजना का शुभारंभ, ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधा प्रदान करना, जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात फर्म को स्टार स्टेटस से सम्मानित किया जाएगा। निर्यात उत्कृष्टता के 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मोरादाबाद और वाराणसी बनाए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सबसे पहले 1966 और 1967 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। कुछ फसलों के लिए एमएसपी फसलें मूल्य क्विंटल धान 2183, कपास 6620, मक्का 2090, गेहूं 2275। एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें। A2 किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+FL A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किराया शामिल है। हाथी परियोजना चर्चा में 1992 में लॉन्च किया गया। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व और 150 हाथी गलियारे हैं। हाथी जनगणना 2017 में कुल हाथियों की संख्या 29,964। कर्नाटक प्रथम स्थान है, 6,039 हाथी 6049 हाथी। कर्नाटक वन विभाग द्वारा हाथी गणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 हो गई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व
बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। हाथी परियोजना के लक्ष्य: हाथियों, उनके आवासों और प्रवास मार्गों की सुरक्षा करना, कैद में हाथी का कल्याण, पशु मानव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिया है। IUCN की लाल सूची संकटग्रस्त। CITES परिशिष्ट द्वितीय, परिशिष्ट सेकंड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। आयुष्मान भारत योजना, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है और 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। विशेषताएं: प्रति परिवार कवरेज 5 लाख रुपए वर्ष। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज 3 दिन तक। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च का कवरेज 15 दिनों तक। कुल परिवार 10 करोड़ प्लस। कुल परिवार 10 करोड़ प्लस हैं। फंडिंग सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10। उद्देश्य: लाभार्थियों के लिए निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए। MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। संबंधित तथ्य: 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव, 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। 2007 से 2013 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान:
1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता, 1994 में यूएनईपी सकाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक, 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, 1961 में एसएस भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1961 में एसएस भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1999 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। भारत का नया संसद भवन, भारत का नया संसद भवन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषताएं, नए संसद भवन की विशेषताएं, इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं: गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दूला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार हैं। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्र प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्र प्रतीक कांस्य से बना है। इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीटें हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के 7 पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल
को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है। वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र फूल कमल पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र फूल कमल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्र वृक्ष बरगद है। संसद परिसर में राष्ट्र वृक्ष बरगद है। ये था आज का न्यूज़ एट द रेट 365 1 ईयर का महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम पूरे 1 साल का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।